तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो शुरू करें। यस सर। तो आज आपका स्वागत है इस अद्भुत चैप्टर में जिसका नाम है कौन बनेगा कॉम्पोजिशन डीलर। ठीक है सर। तो हमें कॉम्पोजिशन स्कीम चैप्टर ख़त्म करना है सर। कॉम्पोजिशन स्कीम है क्या? देखो, आई है ये छोटे बिजनेस, छोटे ट्रेडर्स, छोटे मैन्युफैक्चरर, छोटे बिजनेसमैन के लिए। ठीक है जी। अब छोटा बिजनेसमैन है, बेचारे को हर मंथ टैक्स का कंप्लायंस करना पड़ता है, हर मंथ अकाउंटेंट का खर्चा निकालना पड़ता है, हर मंथ इतने इन्वॉइस मैनेज करने पड़ते हैं, इतना झंझट, और वो भी छोटा डीलर, छोटा बिजनेसमैन। तो उसके लिए सरकार लेके आई कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है सर। तो ये है किसके लिए? कॉम्पोजिशन स्कीम इज टू रिड्यूस बर्डन ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर्स, जो हर मंथ कंप्लायंस करनी पड़ती है ऑल, और जो कॉस्ट पड़ती है, अकाउंटेंट की कॉस्ट पड़ती है, इनवॉइस मैनेजमेंट की कॉस्ट पड़ती है, प्रिंटिंग की कॉस्ट पड़ती है, जो भी कॉस्ट पड़ती है उनको। ठीक है जी। अब सर, कॉम्पोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम दो स्कीम होती हैं। या तो इंसान रेगुलर स्कीम में या कॉम्पोजिशन स्कीम में। ठीक है जी। रेगुलर स्कीम में तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में टैक्स भरता है, कॉम्पोजिशन स्कीम में तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 2A में टैक्स भरता है। और ये कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रहा तुम्हें कि भाई तुम छोटे डीलर हो, धक्के से कॉम्पोजिशन में टैक्स भरो। नहीं, तुम नॉर्मल टैक्स भरो। तो सर, कॉम्पोजिशन स्कीम नॉर्मली लेता कौन है? नॉर्मली वो लेगा ना जिसके कस्टमर्स जो हैं, जिसका रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, B2C सप्लाईज जिसकी ज़्यादा है। क्योंकि अगर B2B सप्लाईज जिसकी ज़्यादा हैं, उसको टैक्स इन्वॉइस काटना है, क्योंकि सामने वाले को ITC चाहिए। तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में तो ITC दे ही नहीं सकता, क्योंकि टैक्स इन्वॉइस ही नहीं काट सकता। तो इसलिए उसको रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा। तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला नॉर्मली वो बंदा होता है जिसके B2C होते हैं। अब सर, तुम देखो अपने आसपास कोई छोटी कपड़ों की दुकान होगी, कोई टेलर होगा, कोई सैलून होगा, आई डोंट नो, कोई जनरल स्टोर होगा, ये सब लोग जिनके नॉर्मल कस्टमर तुम लोग हो, B2C। ठीक है जी। अब रेगुलर स्कीम में क्या होता है? रेट रहते हैं 5%, 12%, 18%, 28%। कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या रहता है? 1%, 5%, 1%, 6%। ठीक है, 1% मैन्युफैक्चरर, 5% रेस्टोरेंट, 1% ट्रेडर्स एंड 6% सर्विसेज वाले। और रेगुलर स्कीम वाले या तो मंथली भरते हैं या QRMP स्कीम लेते हैं। ठीक है जी। और कॉम्पोजिशन स्कीम में क्वार्टरली पेमेंट है। ठीक है सर। तो अभी हम थोड़ा लॉ की प्रोविजंस में धकेल जाते हैं, क्योंकि हमें बेसिक पता चल चुका है कि सर कॉम्पोजिशन स्कीम छोटे स्मॉल बिजनेसेस के लिए आया था। और क्वार्टरली टैक्स पेमेंट करनी है। और क्या पता है हमें इसके बारे में कि तुम्हें जो ITC है वो ना तुम खुद क्लेम कर सकते अपनी इनपुट्स पे, ना तुम आगे दे सकते अपनी सेल पे, क्योंकि तुम टैक्स इनवॉइस ही नहीं काट रहे। ओके जी। अब एक स्कीम है सेक्शन 10(1) में, जो आई है गुड्स, जो गुड्स में डील करते हैं और जो रेस्टोरेंट सर्विसेज में डील करते हैं, सिर्फ उनके लिए। तो रेस्टोरेंट सर्विसेज वालों के लिए और गुड्स वालों के लिए ये डील आई, ये स्कीम आई। और उसके बाद इनको नीड फील हुई कि नहीं यार, सर्विसेज वाले भी हैं, बहुत सारे हैं। अब जैसे मान लो कोई एक टेलर है, अब वो टेलरिंग की सर्विस ही दे रहा है, बेचारा छोटा इंसान है, मुश्किल से उसके अभी 20 लाख क्रॉस हुए थे, तो उसको GST में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ गई। अब भाई उसको इन्वॉइस भी मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, GST भी भरना पड़ रहा है, कितना कुछ करना पड़ रहा है, तो फंस गया वो। तो इन्होंने सर्विस प्रोवाइडर के लिए लिया है जिसकी टर्नओवर अप टू 50 लैक्स है। सारी स्टेट्स के लिए 50 लैक्स है इधर। और इधर जो गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज है उसके लिए, अगर तो तुम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो, जो कि हैं मोह माया मुक्त, यू संत, मोह माया मुक्त, यू संत, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, AP, नागालैंड, त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम, AP, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है सर, याद ही हो गया ये तो हमें। तो टर्नओवर अगर प्रीवियस ईयर में तुम्हारी 75 लाख तक है और तुम इन कैटेगरी स्टेट्स में हो, तो तुम्हारी 75 लाख देखी जाएगी। और बाकी सारे स्टेट्स के लिए 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, जैसे अमिताभ बच्चन बोलता ना 7 करोड़, वैसे ही 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर अगर तुम्हारी बाकी किसी स्टेट्स में है, लेट्स से तुम पंजाब से काम करते हो, हरियाणा से काम करते हो, तो तुम्हारी 1.5 करोड़ देखी जाएगी। और तुम सिक्किम, AP, ये वो इन सब में से काम करते हो, तो तुम्हारी 75 लाख देखी जाएगी। ठीक है सर। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एक योयो मक्खन सिंह है, ओ योयो मक्खन सिंह। ठीक है जी। अब इसकी पंजाब में टर्नओवर है 70 लाख, हरियाणा में टर्नओवर है 50 लाख, तो टोटल टर्नओवर कितनी होगी? 120 लाख। ये तो 1.5 करोड़ के नीचे है, और ये काम भी कहाँ से कर रहा है? पंजाब और हरियाणा से।
तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है। ओके जी। और एक बात जो तुम्हें समझनी पड़ेगी वो है जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो पैन बेस्ड स्कीम है। जैसे हमने अभी देखा कि जो मक्खन सिंह है, इसका पंजाब में भी काम चलता है, इसका हरियाणा में भी काम चलता है। अब सर क्या ये कर सकता है क्या कि हरियाणा में तो मैं रहूँ रेगुलर स्कीम में और पंजाब में मैं ले लूँ कॉम्पोजिशन स्कीम? नहीं बेटे, ऐसे नहीं कर सकते तुम। पैन बेस्ड स्कीम है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी उस पर्टिकुलर पैन पे रजिस्ट्रेशन होंगे उन सब पे कॉम्पोजिशन स्कीम चलेगी या फिर नहीं चलेगी, एक ही ऑप्शन है। ओ ठीक है जी। अब अब फिर आता है 10 सबसेक्शन 2A, जो किसके लिए है? जिसकी टर्नओवर 50 लाख तक है और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है बस। तो ऑल स्टेट्स में ये चीज़ है। ठीक है जी। और सर सारी स्टेट्स के लिए एक ही लिमिट है, 50 लाख 50 लाख 50 लाख 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3, 50 लाख डन है जी। ठीक है सर। अब कुछ कंडीशंस हैं। देखो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तो तुम्हारी टर्नओवर हो गई, एक क्राइटेरिया कि तुम्हारी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एक सर्टेन लिमिट तक होनी चाहिए। इसकी भी एग्जांपल ले लेता हूँ फटाफट से। जैसे मैं हूँ सचिन रहेजा, ठीक है जी, सबको पता ही है। मैं हूँ सचिन रहेजा और मेरी पंजाब में टर्नओवर है, हरियाणा में टर्नओवर है 82 लाख 34 लाख और मेरी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है 116 लाख। ठीक है सर। अब 116 लाख है, 1.5 करोड़ के नीचे है, पंजाब और हरियाणा में से काम कर रहा हूँ, कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट भी नहीं है, मोह माया मुक्ति उसंत बीच में नहीं आता, तो ठीक है फिर मैं इस फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूँ। फिर मेरे इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में मेरी 85 लाख है, 40 लाख है, टोटल 125 लाख है, मतलब 1.25 CR, फिर से 1.5 करोड़ के नीचे, तो फिर मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूँ। अब मान लो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वही बात है ना, ये 90 है, ये 70 है, तो 160 हो गया, 160 हो गया, तो मैं उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। ठीक है सर, समझ आ गई जी बात। तो सर अब हम स्कीम उसमें तो नहीं मात खाएंगे कि टर्नओवर की लिमिट कब देखनी है, कैसे देखनी है। अब जो देखने वाली चीज़ है कि ये तो हो गई प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर की लिमिट, कुछ ये भी तो चीज़ें हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर में तुम कौन सी चीज़ें नहीं करते होने चाहिए। एक तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज ना करता हो। एग्जाम सप्लाईज कर ले कोई दिक्कत नहीं, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज ना करे कि पेट्रोलियम एल्कोहल वाली चीज़ें ना करता हो। ठीक है जी। जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ना करता हो। अब सोच के देखो, ये स्कीम आई है छोटे बिजनेस, छोटे डीलर्स के लिए, और जो बंदा है वो इंटर स्टेट सप्लाईज कर रहा है, इतना बड़ा कारोबार है उसका, इंटर स्टेट्स काम चल रहा है। मैंने ये मना नहीं करा कि मेरा पंजाब में बिजनेस नहीं हो सकता एंड हरियाणा में नहीं हो सकता, मेरा 2 स्टेट्स में बिजनेस हो सकता है, लेकिन ये नहीं मैं कर सकता कि मैं पंजाब से बैठ के जी राजस्थान में सेल कर रहा हूँ, ये नहीं कर सकता, इंटर स्टेट सप्लाईज नहीं कर सकता। ठीक है जी। और रजिस्टर्ड पर्सन वो ना हो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा हो। अब मेरा सामान बिकता है अमेजोन पे, अब अमेजोन पे तो जी जगह जगह कोई भी खरीद सकता है, एक तो यही ऊपर वाली चीज़ भी ब्रीच हो गई कि इंटर स्टेट सप्लाईज होगी एक बहाने से, ऊपर से मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर से बेच रहा हूँ, तो मैं तो छोटा व्यापारी हुई नहीं ना, ये स्कीम ही छोटे व्यापारियों के लिए आई है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मैं सप्लाई ना करता हूँ जिसका जो मेरा TCS कलेक्ट करता है सेक्शन 52 के अंडर। ठीक है जी। उसके अलावा एक बहुत बेसिक सा चेक, ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन ना हो। ठीक है सर। और जो मैं हूँ जो कॉम्पोजिशन स्कीम लेने वाला है वो इन सब चीज़ों का मैन्युफैक्चरर ना हो। आई रिपीट, जो रिस्ट्रिक्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ट्रेडिंग पे नहीं है। तो इन सब चीज़ों की मैं मैन्युफैक्चरिंग ना करता हूँ। क्या क्या चीज़ों की मैं मैन्युफैक्चरिंग ना करता हूँ? आइसक्रीम और अदर जो एडिबल आइस होती हैं, चाहे उनमें कोकोआ हो ना हो, है ना, पान मसाला, एरेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये वो जो होते हैं स्पार्कलिंग वाटर्स, टोबैको एंड टोबैको के जो प्रोडक्ट्स होते हैं रिलेटेड, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स और फॉसिल फ्यूल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्थन और रूफल टाइल्स। अब समझने वाली बात ये है कि ये चीज़ें जो है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग वाली ये चीज़ें, एक तो तुम्हें ये याद नहीं करनी है। नंबर 2, जो 10(2)A की रिस्ट्रिक्शन है, जो सर्विसेज वाला है ना 10(2)A, 50 लाख फॉर ऑल स्टेट्स एंड सर्विसेज, उसमें सिर्फ ये चीज़ों का मैन्युफैक्चरर ना हो तुम। और 10(1) में नॉर्मल जो गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए, उसमें तुम इन सब चीज़ों के मैन्युफैक्चरर ना हो, तो तुम कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। अगर इन सब चीज़ों के मैन्युफैक्चरर हो तो नहीं ले सकते।
अब तुम्हें ये सारे याद नहीं करने हैं, बट ध्यान में होना चाहिए ऐसा कि तुमसे कोई ये नहीं पूछने वाला एकदम से कि चल बता किस चीज़ का मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए और तुम्हें सारे पता होना चाहिए, नहीं। तुम्हें लेकिन ऐसा होना चाहिए कि पेपर में एकदम से कहीं तुम्हें पान मसाला दिख गया तो तुम्हारी घंटी बजे कि यार पान मसाला कहीं तो पड़ा था, वो मैन्युफैक्चरर था कि हाँ अरे हाँ मैन्युफैक्चरर है तो पान मसाला का नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी ऐसे, ठीक है सर। अब बात क्या हुई कि भाई गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा है इंसान। अब मान लो कोई इंसान घड़ियाँ बेचता है, ठीक है जी, वॉच सेलर है कोई। अब ऑब्वियस ही बात है यार, घड़ियाँ बेच रहा है कोई, उससे घड़ी खरीद के गया, उसी के पास ले आया कि यार इसके वो ख़त्म हो गए, इसकी सुई हिल गई, वो थोड़ी रिपेयर भी कर दे। अब भाई वो वॉच सेलर है वैसे तो, लेकिन वो रिपेयरिंग की सर्विसेज भी दे रहा है। अब यार यहाँ पे तो सिर्फ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज कवर है, अब वो बेचारे को कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये दिक्कत ना आए, इसीलिए गवर्नमेंट ने अलाउ करा कि तुम्हारी सेल में से तुम ऐसे कर सकते हो कि कुछ बिजनेसेस की माइनर सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी हो सकती है। अकॉर्डिंगली थोड़ी मार्जिनल लिमिट उन्होंने अलाउ कर दी है। वो क्या अलाउ करी है? 10% ऑफ टर्न ओवर इन अ स्टेट, इन अ स्टेट, इन अ स्टेट, और 5 लाख विच एवर इज हायर। एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन अ स्टेट में फ़र्क होता है। एग्रीगेट टर्नओवर में तुम्हारी ऑल इंडिया की सेल, अगर मैं यहीं पे पकड़ लूँ ये वाला, ये सचिन रहेजा की जो हमने देखी, पंजाब और हरियाणा की सेल, ये जो पंजाब की सेल है दिस इज़ टर्नओवर इन अ स्टेट, दिस इज़ टर्नओवर इन अ स्टेट, बट दिस इज़ एनुअल एग्रीगेटेड टर्नओवर, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आ जाता है, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्ट सप्लाईज। टर्नओवर इन अ स्टेट में भी सब कुछ आ जाता है, टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्ट सप्लाईज। बस फ़र्क इतना, ये एक स्टेट की होती है, ये पूरे इंडिया की होती है, पूरे पैन बेस्ड होती है बेसिकली, ठीक है सर। तो उन्होंने अलाउ क्या कर दी, मार्जिनल लिमिट सर्विसेज के लिए कि 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज़ हायर, उतनी तुम सर्विसेज दे सकते हो। तो यो मक्खन सिंह जो है, जिसकी टर्नओवर पंजाब में 70 लाख है, हरियाणा में 50 लाख है, तो 70 लाख का सर्विसेज कितनी अलाउ होंगी? 10% ऑफ 70 लाख, टर्नओवर इन स्टेट का 10%, और 5 लाख विच एवर इज़ हायर, विच एवर इज़ हायर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो टर्नओवर रहेगी, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो टर्नओवर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर का 10% या 5 लाख विच एवर इज़ हायर। तो हरियाणा में वो कितनी कर सकता है? 5 लाख, 10% मतलब, और 5 लाख सेम ही होगी, विच एवर इज़ हायर तो मतलब 5 लाख। तो सर इतनी वो कर सकता है, तो 77 लाख की सेल इधर से हो सकती है, 55 लाख की इधर से हो सकती है, ठीक है जी। अब 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 जो एक बात ध्यान देने वाली है, जो एक बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि सेक्शन हमने 10(1) पढ़ लिया, 10(2)A पढ़ लिया, ये 10(2) में कंडीशंस जो लिखी हुई हैं वो पढ़ ली, 10(2)A पढ़ लिया। अब 10(3) पे चलते हैं कि भाई तुम्हारी 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर होनी चाहिए या 75 लाख, या अगर सर्विसेज वाले हो तो 50 लाख। लेकिन जैसे ही वो सब सेक्शन 1 या 2A में जो तुमने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करी है, उसकी जैसे ही एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हुई, तभी से कॉम्पोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगी, और जिस दिन से क्रॉस हुई तुम्हारी टर्नओवर, उसी दिन से तुम्हें टैक्स इनवॉइस काटना शुरू कर देना, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, ये तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये थी तुम्हारी 31 दिसंबर, और इस दिन तक तुम्हारी सेल थी A1.49 CR, तो सर 1 लाख बचा है सिर्फ। और जैसी जैसी 1 जनवरी हुई, तुमने एक बिल काट दिया जी 10 लाख का, तो जो 1 लाख है वो तुम काट सकते हो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर, बाकी 9 लाख के ऊपर तुम्हें टैक्स इनवॉइस, टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी वो टर्नओवर क्रॉस हुई, थ्रेशोल्ड क्रॉस हुई, तो तुम नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे, टैक्स इनवॉइस काटना पड़ जाएगा, ठीक है सर। अब एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि चाहे कोई ये वाला बंदा है, अब मान लो कोई ये वाला बंदा है, गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज वाला, या कोई भी इंसान है, कोई भी बिजनेसमैन है, इनफैक्ट तुम भी हो, चाहे थोड़ा बहुत पैसा तो हम यार FD में भी रखते हैं, थोड़ा सेविंग्स में भी इंटरेस्ट आता है, थोड़ा किसी को दिया। अब एक चीज़ बताओ, मैंने बैंक को डिपॉजिट दिया, उसके बदले में मेरे को कंसिडरेशन में इंटरेस्ट दिया बैंक ने, ठीक है। अब ये भी तो मैंने बैंक को सर्विसेज दी हैं, क्योंकि इसके बदले में कंसिडरेशन में मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब है तो ये देखो GST के अंडर एग्जाम सप्लाई है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन और क्रेडिट कार्ड सर्विसेज वाला ही टैक्सेबल होता है, बाकी सब एग्जाम्प्ट है इंटरेस्ट। अब एक चीज़ बताओ, ये इंटरेस्ट है तो एग्जाम्प्ट, लेकिन मेरी एग्जाम्प्ट सप्लाईज में काउंट हो जाएगा। अब एग्जाम्प्ट सप्लाईज में काउंट हो गया, एग्जाम्प्ट सप्लाईज तो छोड़ो, मेरी सर्विसेज में काउंट हो गया। अब मैं गुड्स वाला हूँ, मेरे को सर्विसेज के अंडर काउंट हो जाएगा। तो उन्होंने ये वाली चीज़ को हटा ही दिया। तो कहते वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज
प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ, चाहे तुमने एक्सटेंड करा, डिपॉजिट करा, लोन करा, किसी को एडवांस दिया, जिसमें तुम्हें कंसिडरेशन में क्या मिला, इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिला, मतलब बेसिकली तुम्हें सामने वाले से इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो वो वाला जो इंटरेस्ट की इनकम है तुम्हारी, वो सर्विसेज जो तुमने सप्लाई करी हैं, वो तुम्हारी नहीं इंक्लूड होगी। किस में इंक्लूड नहीं होगी? एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने में नहीं होगी, जो टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हो उसमें नहीं होगी, और जो वो मार्जिनल लिमिट है 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर वाली, उसमें भी ये वाली एग्जाम सप्लाई सर्विसेज मेरी काउंट नहीं होगी टर्नओवर में। ठीक है सर, ठीक है जी। अब सर रेट तो थोड़े पढ़ लेते हैं ना। रेट क्या है? क्योंकि रेट बहुत कम है, रेट बहुत ही कम है। रेट क्या क्या है? मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 1% देंगे अपनी टर्नओवर इन स्टेट का। टर्नओवर इन स्टेट लिखा है, तो यहाँ पे अगर एक मैन्युफैक्चरर है जो एग्जाम सप्लाई भी करता है, टैक्सेबल सप्लाई भी करता है, तो इन दोनों का टोटल मान लो ये 10 लाख है, ये 5 लाख है, तो वो 15 लाख का चुपचाप से 1%, डेट इज़ कितना, 1.5 लाख हुआ? नहीं, 1.5 लाख नहीं हुआ, 15,000 हुआ। तो वो 15,000 पे कर देगा चुपचाप से। ठीक है, बिल्कुल दिमाग नहीं चलाएगा अपना फालतू का। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर भी सेम 5% टर्नओवर इन स्टेट का। अब जो बचे सप्लायर्स हैं, अदर जो भी सप्लायर्स हैं, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर कवर हो गया, रेस्टोरेंट वाला कवर हो गया, तो ट्रेडर्स ही बचे ना, जो बीच वाले हैं, ट्रेडर रिटेलर जो भी हैं, तो वो पे करेंगे 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। बट कौन सी वाली? टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। तो अगर ये अदर ट्रेडर है, ये ट्रेड इसने बेची जी टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जाम सप्लाईज, ठीक है, इसने बेची टैक्सेबल बेची इसने 6 लाख, एग्जाम बेची इसने 9 लाख, लेकिन ये टैक्स सिर्फ 1% इसका भरेगा 6 लाख का। ठीक है सर, ठीक है जी। और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 6% भरेंगे टर्नओवर इन स्टेट का। सॉलिड, ठीक। और ये इफेक्टिव रेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि CGST के अलग हैं, SGST के अलग हैं, ये टोटल रेट बता रहा हूँ मैं 1%। जैसे उधर 5, 12, 18, 28 है ना, वो बाद में बाइफरकेट होता है कि 5 का 2.5 हो गया, 12 का 6 हो गया, वैसे ये टोटल रेट है 1%। तो आधा आधा, इधर 2.5, इधर आधा आधा, ऐसे होगा। ठीक है, ठीक है जी। और हमने अभी तो पढ़ के हटा कि इनको सिर्फ क्वार्टरली टैक्स पे करना है। तो मतलब अगर मैंने अप्रैल टू जून क्वार्टर में लेट से 36 लाख की सेल करी, तो 36 लाख का 1% मेरे को सीधा यहाँ पे भर देना है, ख़त्म बात। इतना सिंपल टैक्स बना दिया ना स्मॉल बिजनेस वालों के लिए कि भाई सीधा 1% जमा कराओ, कोई माथापच्ची नहीं, ना तुम ITC ले सकते, ना तुम टैक्स इनवॉइस काट सकते आगे किसी को देने के लिए, और क्वार्टरली जमा करा दो फॉर्म CMP 08 में। ठीक है, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 यही बोलता है, जो अभी मैंने बात बोली है, कि रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करी है वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे कि बिल काट देंगे बेसिकली एक नाम का, कि ये देखो मैंने तुम्हें ये सप्लाई करी है, और बस। टैक्स इनवॉइस नहीं काट सकते वो, मतलब तुम्हारे इनवॉइस के ऊपर एक तो वो GST चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स इनवॉइस ही नहीं है, सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई है। वो तुम्हें इतना लिख के दे देंगे कि भाई तुमने हमारे यहाँ पे 100 रुपये का सामान खरीदा, बात खत्म। एक बिल दे देंगे, पर्ची काट देंगे, टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते। तो ना वो तुम्हें टैक्स चार्ज करके दे सकते, ना तुम उसका फिर ऑब्वियसली ITC मिल ले सकते क्योंकि टैक्स इनवॉइस ही नहीं है, और ना वो एंटाइटल्ड हैं ITC क्लेम करने को, और ना वो रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि टैक्स इनवॉइस ही नहीं काटा, टैक्स कैसे काटेंगे। ठीक है जी। अब एक बात बहुत क्रेजी है, जो बहुत क्रेजी, कि भाई जो तुम्हारी कॉम्पोजिशन स्कीम है, जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है, ये स्टार्ट ही ऐसे होता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड 9 सबसेक्शन 4, जो कि है RCM। तो ये बोल रहा है बाकी सारा एक्ट भाड़ में जाए, लेकिन हम 9(3) और 9(4) की इज्जत करते हैं। मतलब कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की अगर कोई लाइबिलिटी बनती है इनके ऊपर, तो चाहे कॉम्पोजिशन डीलर वाले हैं, चाहे एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है, चाहे कोई न्यू आई है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम से अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो अलग से पेबल रहेगी। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, तो कुछ बचा है क्या? हाँ, ये बचा है। अब कॉम्पोजिशन डीलर है तो उसको अपने बिल बोर्ड पे बाहर, जो उसका बोर्ड होगा जहाँ पे वो बिज़नेस कर रहा होगा, उसको लिखना पड़ेगा कि मैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ और मैं टैक्स नहीं कलेक्ट करूँगा। ठीक है, जो वो बिल ऑफ सप्लाई जो इशू करेगा उसके ऊपर लिख देगा, और अपने बिल ऑफ बोर्ड जो बाहर बोर्ड लगाया होगा उस पर भी नॉर्मली लिखना होता है कि कॉम्पोजिशन डीलर हूँ मैं। ठीक है जी। अब 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 हम पढ़ते हैं कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, देखो 2 तरह के लोग होते हैं। या तो मैं हूँ जिसने अभी
एक लेट से 1 मई से अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो मेरी अभी टर्नओवर पहले 20 लाख होगी, ठीक है, फिर लेट से 30 लाख हुई, फिर 40 लाख हुई, क्वार्टर वाइज बता रहा हूँ कि अप्रैल मई जून जो फर्स्ट क्वार्टर निकला 20 लाख टर्नओवर हुई। अब पहले टर्नओवर के बाद तो मैं एलिजिबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो या तो मैं हूँ जिसकी अप्रैल टू जून टर्नओवर हुई 20 लाख, तो मैं लेट से 30 जून को ही जो बिल काटा, 30 जून को बिल काटा, उसमें मेरी 20 लाख होगी टर्नओवर। तो मैं अब जून में रजिस्टर कराऊंगा ना खुद को कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर, अगर मैं कराना चाहता हूँ तो मैं करवा सकता हूँ किसी भी ईयर के बीच में, क्योंकि अब मैं एलिजिबल ही अब हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए ना। अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है जो रेगुलर स्कीम में टैक्स भर रहा था, लेट से किसी की टर्नओवर 35 लाख है, वो रेगुलर स्कीम में टैक्स भरी जा रहा था, अब उसके मन में आया कि नहीं नहीं मैं तो कॉम्पोजिशन में भरूंगा, तो जो पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर कर सकता है, जो नया बंदा है। जबकि अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है वो सिर्फ साल की शुरुआत में ही कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर स्कीम में टैक्स भर रहा था, एकदम से मेरा अगस्त में मन करा कि चलो यार मैं सितंबर से कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स भरता हूँ, नहीं कर सकते, अगले साल का वेट करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब एक और पॉइंट क्या है कि अगर तुम ये हो सेकंड वाले रजिस्टर्ड पर्सन जो बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में जो ऑप्ट कर सकता है, तो तुम्हें अगले साल की स्टार्टिंग से पहले भी तुम्हें इंटीमेशन देनी पड़ेगी कि सर मेरे को इस जो आने वाला साल है ना इसमें कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है सर मेरे को, तो प्रॉपर ऑफिसर पहले अप्रूव करेगा, तब जाके तुम्हें कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर पाओगे, तुम कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर टैक्स दे पाओगे। ठीक है जी। अब सर ये ऑप्ट कैसे करते हैं, देखो देखो तुम्हें कॉम्पोजिशन स्कीम, देखो तुम नॉर्मली जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो REG01 में, फॉर्म REG01 में अप्लाई करते हो, तो उसका पार्ट बी होता है, पार्ट ए तो सिंपल होता है, पार्ट बी होता है जिसमें तुम्हें ऑप्शन मिलती है कि आर यू अ कॉम्पोजिशन डीलर, तो तुम्हें येस नो टिक करना होता है। अब फुल बैच होता तो मैं ऑब्वियसली पोर्टल सब खोल के दिखाता, लेकिन अभी रिवीजन है तो फटाफट से सिर्फ इतना सुन लो कि पार्ट बी में REG01 फॉर्म है, उसके पार्ट बी में तुम्हें ऑप्ट करना होता है। ठीक है सर। अब इफेक्टिव डेट क्या होती है कॉम्पोजिशन स्कीम की मान लो मैंने अप्लाई कर दी, तो इफेक्टिव डेट तब होगी जब से तुम्हारी रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगी। रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव होती है, जब से पर्सन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन था, अगर उसने 30 डेज़ में अप्लाई कर दी हो, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में और ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक है सर। अब मान लो तुम कॉम्पोजिशन डीलर हो, वेरी गुड, क्लैप फॉर योर सेल्फ। अब तुमने या तो ये जो 10(2) में जो कंडीशंस दी गई हैं, ये वाली ये वाली ये वाली, इनमें से किसी को ब्रीच कर दिया, ठीक है, या तुम्हारी ऑब्वियसली बात है वो टर्नओवर क्रॉस हो गई, तो तुम्हें तो कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना पड़ेगा, तुम्हें तो नॉर्मल स्कीम में टैक्स भरना पड़ेगा। तो तुम जैसे ही विड्रॉ करते हो, चाहे वॉलंटरी, चाहे तुम्हारे इस बार मन में आ गया कि यार मेरा हो गया, मैं कर रहा हूँ इस कॉम्पोजिशन स्कीम से विड्रॉ, मैं तो रेगुलर स्कीम में टैक्स भरूंगा, तो तुम्हें पोर्टल पे इंटीमेशन फाइल करनी है 7 डेज़ के अंडर कि मैं इस स्कीम से हूँ बाहर, बोलो जयराम जी की। लेकिन और इसमें डेट ऑफ विड्रॉल वो मानी जाएगी जो तुम एप्लीकेशन पे लिख के दोगे कि सर इस दिन से मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हूँ। लेकिन वो डेट, अब मान लो मैं जी खड़ा हूँ 15 अप्रैल को, तो मैं उसकी जो डेट है वो एकदम से ऐसे 29 मार्च नहीं कर सकता जो पीछे निकल के हटी है। तो जो डेट है विड्रॉल की वो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से पहले नहीं हो सकती। ठीक है ना, चाहे तुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे चाहे तुम न्यूली रजिस्टर्ड थे, वो तुम पिछली डेट नहीं डाल सकते। ठीक है सर। अब तुम उससे विड्रॉल कर रहे हो, अब तुम भी कॉम्पोजिशन स्कीम से उठ के रेगुलर स्कीम में जा रहे हो, तो तुम्हारे पास कुछ स्टॉक भी तो बचा होगा। अब तुम रेगुलर स्कीम में आ गए तो तुम उसका आईटीसी भी ले सकते हो, आईटीसी ले सकते हो तो तुम्हें एक डिटेल्स ऑफ स्टॉक जो तुम्हारे पास इस समय हेल्ड है, स्टॉक इन इनपुट, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो तुम्हारे पास स्टॉक है जिस पे तुम आईटीसी ले सकते हो, उसकी तुम्हें डिटेल्स पूरी बतानी पड़ेगी 30 डेज़ के अंदर, जब तुम नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट हो चुके हो तब से, डेट ऑफ विड्रॉल से बेसिकली। और अगर तुम पहले रजिस्टर्ड पर्सन थे, अब तुम कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहे हो, ये मैं वो वाले बता रहा हूँ जो चांसेस कम है, मेन चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन एक होता ना कि भाई कवर कर लेते हैं, 100% कवरेज रखनी अच्छी बात है। ठीक है सर। तो डिटेल्स ऑफ आईटीसी इन स्टॉक, तुम्हें रजिस्टर्ड पर्सन से अगर तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो तो तुम्हें 60 डेज़ के अंदर ये डिटेल्स तुम्हें बतानी पड़ेंगी ऑफिसर को। ठीक है सर। ठीक है जी। इसके बाद कुछ क्रेजी तो नहीं बचा है मेरे हिसाब से, तो
मेरे हिसाब से, मेरा जो हिसाब है वो यही कहता है कि कुछ क्रेजी तो अभी बचा नहीं है, नहीं बचा। तो सर अब मान लो, अब जैसे यही बात है कि भाई इंटीमेशन जो है वो तुम्हें 7 डेज़ में फाइल करने का, तुमने कोई भी कंडीशन ब्रीच कर दी कि लेट से तुम नॉन टैक्सेबल सप्लाईज नहीं करते थे पहले, लेकिन अब तुम करने लग गए, अब तुम करने लग गए, तो तुम्हें एग्जाम्पल कि तुम पहले अल्कोहल नहीं सेल करते थे, अब तुम अल्कोहल सेल करने लग गए, टेण नैण नैण टेण नैण नैण हो दारू बदनाम करती। ठीक है जी। अब हम फटाफट से एक बारी एक पास्ट एग्ज़ाम का पेपर देख लेते हैं, जिसमें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आया था। अबे यार सब कुछ खुल गया उसको छोड़ के, बताओ हद होगी। ये है तुम्हारा जनवरी 25 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें एज इट इज़ कुछ नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। लेकिन क्या आया सर फिर इसमें, जनवरी 25 के एग्ज़ाम में, अरे यार चल जाओ ऊपर भाई, जनवरी 25 के एग्ज़ाम में एक छोटा सा पॉइंट आया, ये रहा कि तुम नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो, नॉर्मल सारी तुम्हें डिटेल्स दी गई हैं, है ना, तुम्हें अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। उसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम डीके एंड कंपनी, जो कि क्या है, रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन डीलर है, 3,35,000। अब एक चीज़ बताओ, तुम 3,35,000 की उससे गुड्स ले रहे हो, तो क्या उसने टैक्स इनवॉइस काट के दिया होगा क्या? तो बेसिकली ये पॉइंट सिर्फ यहाँ पे इसके लिए है कि तुम्हें इस पे आईटीसी नहीं लेना है क्वेश्चन में, ठीक है। और पिछले कुछ अटैम्प्ट्स में कुछ नहीं आया, पिछले 3 अटैम्प्ट में कुछ नहीं आया कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकता, 3-4 मार्क्स में सीधे ही आ सकता है कि बताओ मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूँ, बताओ मेरी लायबिलिटी क्या होगी। तो तुम्हें निकालनी है स्टेट वाइज, और टर्नओवर इन स्टेट के ऊपर 1% लगा दिया, 5% लगा दिया, अगर रेस्टोरेंट वाला है, मैन्युफैक्चरर है तो 1% लगा दिया, ऐसा, ठीक है। हाँ। तो सर तो सर तो सर तो सर तो सर अभी 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 चैप्टर हो गया आपका ख़त्म, 27 मिनट में पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम ख़त्म, ठीक है। मेरी तरफ से मैंने फुल कंप्लीट करा दिया है। अगर तुम्हें कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, डीएम्स में, ठीक है। और अपना हर अटेम्प्ट ऐसे दियो जैसे कि आखिरी हो, दियो तो हर अटेम्प्ट ऐसे दियो जैसे कि आखिरी हो, ठीक है सर। तो अगर आपको ये वीडियो लाइक आई तो आपको पता है क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, वो भी पास हों, ठीक है। और और टेलीग्राम चैनल पे जाके इसके नोट्स उठाओ यार, जिससे मैंने अभी पढ़ा है, फ्री नोट्स हैं, उठा लो, बाद में याद रखोगे। एक टाइम आएगा जब तुम अपने जूनियर को बोल रहे होगे किसी टाइम पे कि अरे तुम्हें सचिन सर की क्लास अच्छा इतने में पढ़ रही है क्या, हमने तो एक टाइम पे रिवीजन वीडियो फ्री में देखी थी, ऐसा। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम चूरन है, मैं भी कायम चूरन हूँ। तो चलो फिर विदा, समय आ गया आपसे विदा लेने का, समय समाप्ति की घोषणा। हस्ता ला विस्ता, ऑल द बेस्ट, एंड आई होप दिस हेल्प्ड, आई होप माई होल क्लास हेल्प्ड एंड एवरीथिंग। तो ठीक है फिर, बाय, ऑल द बेस्ट।